हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब एजुकेशन। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसी का एक न्यू लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है। कल हमने हमारी एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आप जाकर उसे देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और दिल्ली सल्तनत, जैसा हमने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम दो नई लेक्चर सीरीज लेकर आएंगे। एक तो हम लेकर आए हैं अभी बंगाल के गवर्नर जनरल और जो गवर्नर्स थे उनके ऊपर वाइसराय, वो भी उसके साथ में है। तो वो वाली लेक्चर सीरीज, और एक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की भी एक लेक्चर सीरीज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। ये ऑल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल है। आप इसको एग्जाम, कोई सा भी एग्जामिनेशन है, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीओ, सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसको आप ज़रूर देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। उससे पहले स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और माई सेल्फ आशुतोष टेलर यूट्यूब के ऊपर करंट अफेयर्स की 12 आवर्स की 12 वीडियोस अपलोड होती है। ठीक है, करंट में जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसके ऊपर 12 वीडियोस आपको कंटिन्यू वहां पर मिलेगी, आप जाकर अवेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ लेक्चर डिस्कशन होता है। जो मैं आपके साथ अभी रूबरू हो रहा हूँ वो मेरा लेक्चर डिस्कशन है। आप यहाँ पर भी इस नॉलेज को, अपनी नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप सामान्य रूप से भी अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसके लिए भी है कि आप नॉलेज से जुड़े रहेंगे, एजुकेशन से जुड़े रहेंगे। हमारा मोटो ही यही है, ब्रिंग एक्सीलेंस। ठीक है, तो इसी के साथ में टेलीग्राम से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हियर इज लिंक, और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी वीडियोस अपलोड होते हैं, आप वहाँ पर भी जाकर अवेयर कर सकते हैं। ये स्टडी वाइब्स 08 जो है उसका हैंडल है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, जैसे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में भी कभी होता है कि होल्ड होता है तो वहाँ पर रिप्लाई देने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स को। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत जो मिड टाइम था इंडिया का, जब इंडिया लगभग लगभग मुगलों का आक्रमण से पहले का समय, ठीक है, उस समय की बातचीत यहाँ पर की गई है। ये जो लेक्चर है मैं पहले लिखा हुआ है, सम एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा रहेगा तो आसानी रहेगी, इसलिए मैंने इसको पहले ही राइट कर दिया। और कुछ पार्ट अगर रहेगा तो मैं इसके साथ में भी लिखता जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो आता है, तुर्क आक्रमण होता है भारत में। मध्यकालीन में क्या होता है कि सारी सत्ता बिल्कुल मिड में आ गई थी, जब सभ्यता, सिविलाइजेशन और उसके बाद की स्टोरी है। जब स्टेबल होने लगे थे तो राजा महाराजाओं ने अपना शासन करते थे और अपनी ज़मीन होती थी, किसानों की किसानी खेती करते थे, लोग अपनी ज़िंदगी को व्यापन करते थे। उस दरमियान की बात है। तो तुर्क आक्रमण से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुर्क आक्रमण को लगभग लगभग 1712 एडी के अंदर बताया गया है। और भारत के अंदर सबसे पहले आक्रमण जो हुआ था, मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण बताया गया है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। और इससे मतलब इस नाम से उनको कहा जाता था गजवाए हिंद। ठीक है, मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो उस नाम से कहा जाता है गजवाए हिंद। और इन्होंने किस पे आक्रमण किया था, तो इन्होंने हिंदू, सिंधु और मुल्तान को विजय किया। सिंधु और मुल्तान को विजय किया था, वहां पर आक्रमण किया और सिंधु और मुल्तान को विजय कर लिया। ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम, नाम याद रखिएगा। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया था, ठीक है, भारत के ऊपर। तो ये एक्चुअल में जो आक्रमण था वो तो था तुर्क आक्रमण, तो इसे तुर्क आक्रमण से समझे। और इसके बाद आता है तुर्क आक्रमण के दो पहलू हैं, उन दोनों पहलुओं को हम यहाँ पर समझते हैं कि तुर्क आक्रमण कहाँ से हुआ। तो चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति है ये। तुर्क आक्रमण जो हुआ था, कौन सी जाति है इसके बारे में बताते हैं। तुर्क जो थे वो क्या थे, ऐसा विद्वान बताते हैं, ऐसा जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं कि चाइना के उत्तरी पश्चिमी सीमा से निवास करने वाली लड़ाकू जाति थी तुर्क। आई होप आपको पता होगा, अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो तुर्क को भी बताया जाता है। ठीक है ना, टर्की हुए हैं, टर्किश हुए हैं, वो तुर्क उधर का थोड़ा रीजन बताया गया है, पर चाइना का रीजन कहा गया है। ठीक है, चाइना के उत्तर पश्चिमी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या थी, वो एक लड़ाकू जाति थी जिनको क्या होता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना। अधिकार नहीं है मुझे तो सिर्फ उस पर अटैक करना है, तो अटैक के लिए भी हो सकता है कि मुझे अपनी पावर दिखानी है तो उसके लिए भी अटैक करते हैं। तो चाइना के उत्तरी भाग से उनको यहाँ पर रिलेट किया गया है कि ये लोग उस साइड के थे। ठीक है ना,
यहाँ पर ये चीज पॉइंट आउट की गई है। आक्रमण जो करते थे वहां पर आक्रमण के बाद में अगला क्या कहते हैं कि उदयवंशी शासकों के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपनाया। मतलब ये स्टार्टिंग से मोमडन नहीं थे, ठीक है। तुर्क जो थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि स्टार्टिंग से ये लोग तुर्क नहीं थे, सॉरी मोमडन्स नहीं थे, मुस्लिम धर्म इन्होंने क्या किया कि ये जो शासक हैं उभयवंशी के प्रभाव में आकर उनका फोर्सफुली उन्होंने क्या किया है, प्रभाव मतलब इफेक्ट देखा समझा और उन लोगों के साथ में जैसे जैसे घुल मिल गए तो उन्होंने उनके धर्म को अपना लिया। तो यहाँ से ये चीज कही जाती है, फोर्सफुली नहीं कह सकते, प्रभाव में। मतलब आज मैं आपके साथ रहता हूँ तो अगर मेरे कुछ अच्छे गुण हैं तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप मेरे प्रभाव में अगर मतलब मेरा प्रभाव देखते हैं और उन अच्छे जो भी आपको लगती है कि ये अच्छी प्रॉपर्टी है इनको लिया जाए, मतलब गुण, ठीक है, तो उनको आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज वहां पर देख कर उन्होंने क्या किया था, उनके गुणों को ले लिया था, ठीक है। सुबुक्तगिन सबसे पहला शासक जो था वो हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा वापस कर देता हूँ कि पहले जो शासक थे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और मुल्तान को विजय की थी। गजवाए हिंद इस नाम से भी उनको कहा जाता है। मोमडन जो थे पहला आक्रमण यही किया गया था, ठीक है ना, भारत के ऊपर 1712 एडी के अंदर। एडी जो होता है ईसा पूर्व की कहानी है, जैसे इसको बोला जाता है बीसी और एडी। तो जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का जो भी होता है वो एडी कहा जाता है और बाद वाला बीसी। तो ये आपको पहले की चीजें, सॉरी बीसी और एडी जो बीच में रह जाएगा वो ईसा रह जाएगा। तो ईसा से पूर्व हिंदी में कहा जाए तो ईसा पूर्व, ईसा से जो भी पूर्व होता है ईसा पूर्व और ईसा के बाद में ईसा के बाद, ठीक है। तो ये चीजें ईडी और ईसा के बारे में आपने, बीसी के बारे में आपने, आई होप आपने सुना होगा, क्योंकि अपन जब देखेंगे तो उल्टा चलेगा ये। जैसे यहाँ पे आएगा 8, सपोज 800, तो ये आएगा 799 769, तो लास्ट में आके जीरो बनेगा, फिर जीरो से 1100 1800 इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होगी, आई होप, ठीक है। चलते हैं आगे। तो मोहम्मद बिन कासिम पहले को याद रखना है, स्टार कर देता हूँ मोहम्मद बिन कासिम को। हालांकि ये सारी चीज़ें बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकता है आपने ना पढ़ी हो या फिर किसी बुक्स में ना मिली हो, तो अपन बेसिक से कर रहे हैं इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। सुबुक्तगिन जो थे अल्पित गिन का गुलाम था। तो यहाँ से क्या होता है, मोमडन जो भी हैं उस मुस्लिम धर्म जो भी है, ये जो भी मुस्लिम डायनेस्टी होगी ये यहाँ पर गुलाम और इनके जो भी साथ में रहने वाले होते हैं अंगरक्षक वफादार, इनसे ही बना हुआ है। ज्यादा इसका कुछ वो नहीं है कि मेन लीडर जो होता है उसी के साथ वाला अगर उसको डिफीट कर देता है तो वही वो शासन करते हैं। तो जो मुस्लिम शासक होंगे वो सारे इसी तरह से बताए हुए होंगे आपको। आगे जैसे भी हम बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे अकबर होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी होते हैं, तो खिलजी डायनेस्टी होती है, दिल्ली शासक होता है, वो सारे वो भी उससे रिलेटेड होते हैं, वो सारे मैं आपको उसमें बताता जाऊंगा। तो ठीक है, इसको देखते हैं। अल्पित गिन, अल्पित गिन का गुलाम था। किसके गुलाम थे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अल्पित गिन के गुलाम, ठीक है ना। अल्पित गिन के गुलाम थे जो तुर्क शासक गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क सरदार थे, ठीक है ना। पहली बात तो क्या थे, तुर्क के सरदार थे और उन्होंने ही गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहां पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुबुक्तगिन जो था वो कौन था, वो था अल्पित गिन का गुलाम। गुलाम था इसका मतलब गुलाम होता है, एक तो हम क्या करते हैं कि उसका अंगरक्षक होता है, या फिर गुलाम का मतलब होता है कुछ राशि देके उसे खरीद लिया जाता है, जैसा उसका मालिक बोलेगा वैसा उसको करना पड़ेगा। तो गुलाम होता है कि आजीवन आपको उन्हीं के साथ रहना है, आप उनको छोड़कर नहीं जा सकते, आप उनके साथ नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको खरीद लिया है। तो गुलाम इस चीज को डिफाइन करता है कि अल्पित के गुलाम था कौन था, सुबुक्तगिन, ठीक है। सुबुक्तगिन जो था वो क्या था, तुर्क सरदार था। कौन था, तुर्क सरदार था, उसी ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यहां तक का आई होप आपको समझ में आया होगा। एक उपाधि दी गई थी अमीर उल उमरा, अली अमीर अमीर उल उमरा। तो ये पूछा जाए कि अगर सुबुक्तगिन से रिलेटेड कर दिया जाए या अमीर उल
उमरा किसकी उपाधि थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाएगा सुबुक्तगिन, जयपाल या फिर अब्राहिम लोदी या फिर अकबर। तो इसमें आप मोहम्मद गजनवी, तो 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको फिर उसमें डिफाइन करना होगा कि सुबुक्तगिन की उपाधि थी। तो सुबुक्तगिन की क्या उपाधि थी? अमीर उल उमरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अब जब अपनी गजनी गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी थी वो भी गजनी को ही बनाया था। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि राजधानियाँ अलग-अलग भी होती थी, पर यहाँ पर क्या किया गया कि उन्होंने अपनी राजधानी भी उसी को बनाई। तो ये प्रथम तुर्क थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। पहले तुर्क थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उससे पहले क्या हुआ था, एक चीज़ और वापस देखते रिवाइंड करते हैं कि उससे पहले क्या हुआ था, जो मुस्लिम संबंध, यहाँ पर जो चीज़ लिखी हुई है तुर्क आक्रमण, उससे पहले मैंने डिफाइन किया था कि मुस्लिम आक्रमण कौन सा हुआ था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है ना, सिंध और मुल्तान को विजय की थी। हालांकि वो मुस्लिम थे, पर तुर्क का जो आक्रमण आएगा वो आपको यहाँ से पता लगेगा कि तुर्क आक्रमण सबसे पहले किसने किया। तो तुर्क आक्रमण सबसे पहले सुबुक्तगिन ने किया। ठीक है, किस पे किया? हिंदू शाह की राजवंश, हिंदू शाही राजवंश, हिंदू शाही राजवंश था पंजाब का, उनका राजा था जयपाल। जयपाल के ऊपर अटैक किया था और जीते भी थे। ठीक है, पंजाब के ऊपर अटैक किया था। अल्पित गिन का गुलाम व अमाद सुबुक्तगिन गजनी का गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि अल्पित गिन को का गुलाम था, तो अल्पित गिन का गुलाम था तो अल्पित गिन को ही मारा होगा ऑब्वियसली। वह दामाद था किसका? सुबुक्तगिन का, वो गद्दी पे बैठा। ठीक है, इसके बाद में आएगा दामाद जो थे सुबुक्तगिन के, वो गद्दी पर बैठेंगे इसके बाद में। तो आपको यहाँ तक पता लगा कि अल्पित मिन का गुलाम था, अल्पित गिन का गुलाम था और दामाद था किसका? सुबुक्त गिन का। तो वो इनके बाद में सुबुक्त गिन के बाद में गद्दी पर बैठा। तो ऑब्वियसली गजनी था, गजनवी था, तो गजनवी ही बैठेगा। तो मोहम्मद गजनी मोहम्मद गजनी के बारे में हमने बहुत बार सुना है। राजस्थान की एरिया से जो भी बिलोंग करते हैं उन्होंने भी सुना है, क्योंकि महाराणा प्रताप की जब फाइट्स हुई थी मोहम्मद गजनी के द्वारा, तो मोहम्मद गजनी जितनी बार हारे महाराणा प्रताप ने उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया। ऐसा राजस्थान की धरा पर बताया गया है कि अतिथि आता है तो उसका सम्मान किया जाता है, और काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो हम छोड़ देते हैं, मतलब आगे वाला कितना भी बुरा क्यों ना हो हम छोड़ देते हैं। तो ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है। तो वो सारी चीज़ें पहले के ज़माने में थी, अब मुझे लगता नहीं है। ठीक है ना, तो मोहम्मद गजनवी, हालांकि कुछ लोग हैं अभी भी राजस्थान में जो ऐसा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं। आई होप आप सभी आएँ और देखें कि राजस्थान कितना अच्छा है। विजिट ज़रूर करें एक बार। मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं राजस्थान में देखने के लिए, तो एक बार विजिट करनी चाहिए आपको, क्योंकि ऐतिहासिक चीज़ें देखने से जितनी मेमोरीज बढ़ेगी उतनी याद करने से, पढ़ने से नहीं बढ़ती है। चलिए मोहम्मद गजनवी के बारे में बताएं। मोहम्मद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया, उस गद्दी पे बैठ गए। किसने? गजनी साम्राज्य की गद्दी पर 27 वर्ष की उम्र में ही बैठ गए, मतलब बहुत कम एज थी। आज के एज में 27 तक तो एस्पिरेंट क्या करता है, प्रिपरेशन करता है गवर्नमेंट एग्जाम की। ठीक है, तो 27 की उम्र में क्या कर दिया, उनको गद्दी पर बैठ गए। और एक बात थी, ये सुबुक गिन के का पुत्र था। मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक गिन का पुत्र था। ठीक है, पिता के काल में मोहम्मद गजनवी खुरासान का शासक था। मतलब उस समय जब पिता का काल था इनका, जब इनके पिता थे उस समय मोहम्मद गजनवी जो थे, मोहम्मद गजनी, गजनवी माफी चाहूंगा, मोहम्मद गजनी जो थे, यहाँ पर बीच में मैंने कुछ और डिस्कशन कर दिया। गजनी जो थे, मोहम्मद गजनी जो थे वो, ठीक है ना, ये मोहम्मद गजनी है, वो खुरासान के शासक थे। खुरासान एक कह सकते हैं कि शासन काल के दरमियान कुछ शासक थे। तो खुरासान के शासक था। ठीक है ना, गजनी, मोहम्मद गजनी, गजनी इसमें लिखने में इसीलिए मैं प्रॉब्लम सोच रहा हूँ, मैंने कहा न नहीं लिखा, मैंने मिस्टेक हो गई लिखने में। तो मोहम्मद गजनी बोलते हैं। और भारत पर उन्होंने 1000 से 1027 तक, 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया इंडिया को जीतने के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से हम ऊपर से देखते हैं तो मोहम्मद गजनी की जो डेट है वो 998 से 1030 तक है। 988 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक का इनका जो टाइम पीरियड था उसके अंदर उन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1000 से 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ये चीज पॉइंट आउट है कि कितने टाइम्स उन्होंने अटैक्स किए हैं, ठीक है ना। इन्हें मूर्ति भंजक और मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हिंदू साम्राज्य के शासकों द्वारा जो भी मूर्ति स्थापत्य कला या फिर किसी भी कला संस्कृति से संबंधित जो भी वस्तुएं थी या फिर स्थल थे उनको बुरी तरह से बिखेर दिया, भंजक कर दिया, ठीक है ना, उनकी स्थिति को। तो बुर्त शिकन और मूर्ति भंजक इनको कहा जाता है। इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, ठीक है ना, तो इसलिए इनको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। उद्देश्य आक्रमण का था कि मध्य एशिया पर, मतलब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया पर आक्रमण करने का, तो ये चाहते थे कि मिडल ईस्ट के अंदर अपना विशाल साम्राज्य को स्थापित करें या फिर बना सकें। तो हालांकि हर शासक की यही इच्छा थी कि इंडिया एक अच्छा एशिया कंट्री, पहला एशिया से मिडिल एशिया बोला जाता था, तो मिडिल एशिया पर अटैक करके अपना वर्चस्व बनाना। चाइना जो था, एक अभी का जो चाइना है उसी तरह जो भारत है हमारा, उस भारत से जुड़ा हुआ पार्ट अभी का जो चाइना है वो ये चाहता था कि इंडिया मिडल ईस्ट में आता था, मिडल एशियन में आता था, तो मिडल एशिया पर अटैक करके उनसे अपना जो भी शासन किया जाए, वहाँ पर रेवेन्यू अच्छा था, धन की प्राप्ति करना, मेन रेवेन्यू की बात थी। अंग्रेज भी रेवेन्यू के लिए ही आए थे भारत में, ठीक है ना, तो यहाँ पर धन की ही बात थी, धन की वजह से आक्रमण कर रहे थे। अगला शासक देखते हैं, उससे पहले इनकी कुछ उपाधियां हैं। आई होप आज इतना नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके जो 17 युद्ध हैं मैं उनके बारे में ज़रूर डिस्कशन करना चाहूँगा कि उन्होंने कब कब किस किस पर अटैक किए और कहाँ कहाँ किए। इसको मैं ज़रूर इसमें मेंशन करूँगा क्योंकि थोड़ा लंबा होगा लेक्चर, पर जो डिटेल्स अगर आपको इसमें देनी होगी तो मैं दूंगा ज़रूर, क्योंकि ये काफ़ी हिस्टोरिकल पार्ट है, इसको हम पढ़ेंगे तो ही अच्छा लगेगा, बाकी ऑब्वियसली देख के अगर बंद कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं उपाधियां क्या क्या थी, इनकी उपाधियां क्या क्या दी गई थी। तो बगदाद का खलीफा अल आदिद बिल्ला बिल्हा ने इनको एक उपाधि दी थी, यामीन उद दौला। यामीन उद दौला जो यहाँ पर एक उपाधि दी थी, ये दी थी बगदाद का खालिफ अल आदि बिल्हा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2-3 बार अगर इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो सकता है। मैं यहाँ से बगदाद का ही कोई शासक बोल देता हूँ। बगदाद के एक शासक ने इनको उपाधि दी थी यामीन उल दौला। इसको 2-3 बार लिखेंगे ना तो ये चीज अपन को लर्न हो जाएगी। यादिम उल दौला, यादिम उल दौला, यादिम उल मिल्हा। देखो मिल्हा ने दी थी इसलिए, बिल्हा ने दी थी इसलिए मिल्हा, बिला ने दी थी इसलिए मिल्हा, यादिम उल मिल्हा और यादिम उल दौला, दो हैं, दोनों को याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इनके 17 जो उन्होंने युद्ध किए हैं, उन्होंने जो बैटल्स लड़ी हैं, उन बैटल्स के बारे में, बैटल्स में से मतलब भारत के अंदर 17 अटैक किए थे, ठीक है ना, तो उनमें से 7 बैटल का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इसको थोड़ा मैं अपने तरीके से समझाता हूँ क्योंकि ये अभी मैंने लिखा भी नहीं है इसको, तो किस तरह से समझाना है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक पेशवा पे युद्ध किया था, मराठा साम्राज्य था, पेशवा को युद्ध किया था। तो पेशवा पर युद्ध, उस समय पेशवा पर जब युद्ध किया गया था तो जयपाल नाम का एक शासक था, जयपाल नाम का एक राजा था, हिंदू शाही वंश का। जो हमने पहले अटैक हुआ था ना, जब हमने मोहम्मद बिन कासिम का नाम पढ़ा था तब भी हमने बताया था, और उसके बाद में जब अटैक हुआ था सुबुकगिन का, ये अटैक इसलिए करते थे कि इनसे कुछ लूट लें और चले जाएं, फिर वापस खत्म हो जाता माल, फिर आके लूट लेते, फिर चले जाते। तो सुबुकगिन ने जब अटैक किया था हिंदू शाही राजवंश के ऊपर, तो उस समय भी ये जो राजा थे वो जयपाल ही थे। मैं एक बार रिवाइंड करके आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या था। तो ये देखिए, जयपाल नाम के ही राजा थे, हिंदू
शाही वंश, इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख दिया, मेरे हिसाब से इनको साथ में लिखते तो अच्छा रहता। हिंदू शाही वंश जो था वही पंजाब का हिंदू शाही वंश, ठीक है। यहाँ पर पेशवा, पेशवा के ऊपर आक्रमण किया, तो ये उन्हीं के अंडर में आता था पेशवा, ठीक है ना। तो मैं इसको डेट वाइज लिखता हूँ, टेबल बनाऊँ या ऐसे लिखूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ, चलिए। चले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ईयर है 1001, 1001 ईयर के अंदर अटैक हुआ था, वो हुआ था पेशवा के ऊपर। पेशवा, सॉरी, पेशावर के ऊपर युद्ध हुआ था। ये पंजाब जो सिंध प्रांत है उसका है। पेशावर पर युद्ध किया गया था, पाकिस्तान का जो पार्ट है पेशावर, उस समय का पेशावर है, अभी का पेशावर नहीं है, ठीक है। पेशावर पर युद्ध किया गया था, बोलने में थोड़ा सा इफेक्ट हो गया, याद रहती कुछ चीज़ें पर कुछ चीज़ें इफेक्ट में याद तो रहती है मुझे, पर कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो पेशावर के ऊपर युद्ध किया था, उस समय जयपाल नाम के राजा थे। कौन थे? जयपाल, जयपाल नाम के राजा थे। जयपाल राजा था, कौन से वंश का था? हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश, हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल। जयपाल के ऊपर अटैक किया था, पर जयपाल पर अटैक किया तो क्या हुआ कि जयपाल के ऊपर अटैक किया तो जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उस समय की बात थी। तो जयपाल ने क्या किया, जब युद्ध के लिए तैयार थी सेना और मोहम्मद बिन गजनी ने अटैक किया, तो मोहम्मद बिन गजनी का नाम भी बहुत, काफ़ी क्रूर कह सकते हैं शासक थे, और काफ़ी मार धाड़ करते थे। तो लोग सुन के भी थोड़ा घबरा जाते थे कि भाई, और ये अपनी सेना भी बहुत लंबी रखते थे अपने साथ। तो आत्महत्या कर ली इन्होंने, क्या कर ली? आत्महत्या, आत्महत्या कर ली। पर फिर क्या हुआ, आत्महत्या करी तो इनके साथ में इनका पुत्र भी था। पहले राजाओं के पुत्र भी बहुत ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पर इनके पुत्र जो थे, जिनका नाम था अनंतपाल, क्या नाम है? पुत्र हैं अनंतपाल, आनंदपाल, अनंत नहीं, आनंदपाल, आनंदपाल। तो पिता ने हत्या की, तो युद्ध के लिए फिर अनंतपाल गए, तो अनंतपाल को हरा दिया और अपने अंडर में पेशवा को ले लिया। अंडर में लेने का मतलब है वो उस राजा को ही वहाँ का शासक बना देते थे और अपने अधीन रखते थे कि आप यहाँ पर वर्क करोगे, अगर रहते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप कर चले जाते थे अपने वापस, जहाँ से ये आते थे आक्रमण करके। जैसे ये मोहम्मद गजनी है, तो इन्होंने आक्रमण किया तो ये पहले वहाँ पे थे, तो वहाँ जहाँ पर ये थे वहाँ से अपने स्थान से पुनः लौट जाते हैं आक्रमण के। तुर्क वाला एरिया है या फिर जो भी मध्य एशिया का एरिया है जहाँ से ये आते हैं, ठीक है। हालांकि ये तुर्क वाला एरिया ही है, क्योंकि पश्चिमी चीन के उत्तरी भारत की सीमा से जो सटा हुआ एरिया है चीन का, अभी उत्तरी पश्चिमी एरिया जो है वहाँ के रहने वाले थे, तो वहाँ से वापस चले गए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ठीक है ना। फिर अगला जो आक्रमण किया था इन्होंने, सेकंड, क्योंकि ये थोड़ा सेकंड थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, 1006 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था। 1006 के अंदर जो आक्रमण किया था, मुल्तान, मुल्तान का युद्ध किया था, ठीक है। पेशवा पे पेशावर पर पहला युद्ध किया था, और दूसरा युद्ध था, सेकंड को मैं थोड़ा सा आईएमपी बता देता हूँ। सेकंड क्या है, महत्वपूर्ण है, क्यों है इसको देखते हैं। सेकंड जो है महत्वपूर्ण है, तो किस पे किया था? तो ये किया था मुल्तान पर, मुल्तान का युद्ध, ठीक है। सेकंड जो है उसको मुल्तान के युद्ध के नाम से जाना जाता है, मुल्तान पर किया था। मुल्तान भी एक शासक था। तो ये जो मुल्तान जो शासक था, मुल्तान का युद्ध मतलब मुल्तान में लड़ा गया था, तो शासक तो मुल्तान का। तो अब यहाँ पर किसे हराया? ये जो शख्स था, इसी शख्स को पुनः हराया। मैंने वो चीज़ बोली कि क्या होता है, ये युद्ध करते हैं, चले जाते हैं लूटपाट करके, फिर थोड़े टाइम बाद में जब खत्म हो जाता है फिर उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, जगह चेंज हो जाती है, शासक वही रहता है। तो इस व्यक्ति के साथ तो बहुत ही अन्याय होगा, ये तो बार बार यहाँ पर युद्ध इसी के ऊपर करेंगे, क्योंकि यही शासक था, तो इसी को बार बार पॉइंट आउट किया जाएगा। तो तीसरा जो युद्ध होता है वो युद्ध भी यहाँ पर इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के ऊपर होता है, ठीक है। दूसरा आईएमपी इसलिए है क्योंकि सेम है मुल्तान का युद्ध, ठीक है ना। ठीक है, 1009 के अंदर तीसरा युद्ध होता है बेहौत का युद्ध, बेहद युद्ध, बेहद युद्ध होता है। बेहद का युद्ध जो होता है वो भी इन्हीं के साथ होता है,
पुनः फिर लौट गए, युद्ध किया, लूट लिया और अपने चीन के पश्चिमी भाग की ओर, उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर लौट गए। और जब पैसा खत्म हो गया तो पुनः वापस इन्हीं पे युद्ध कर लिया। तो मकसद क्या था? सिर्फ फाइनेंशियली उनको लॉस करना और अपने को बिल्ड करना, बाकी शासन उन्हें ही छोड़कर चले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 युद्धों को पढ़ लिया। तो यहाँ पर हम 7 पढ़ेंगे। आज इन युद्ध के साथ में मैं इसका डिस्कशन को ख़त्म कर दूंगा, आई होप। चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो युद्ध लड़ा गया था 1014 के अंदर लड़ा गया था। फिफ्थ जो युद्ध लड़ा गया था 1018 के अंदर लड़ा गया था। और सिक्स्थ जो है 1025 के अंदर लड़ा गया था। और सेवन्थ जो है 1027 के अंदर लड़ा गया था। शॉर्टली फटाफट इसको कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्टली ही करते हैं, तो मैं इसको नाम के साथ में बताता भी जाता हूँ। ठीक है, 1014 के अंदर जो युद्ध लड़ा गया था थानेश्वर का युद्ध था। नाम पहले बता देते हैं, शासक बाद में बता देंगे। थानेश्वर, थानेश्वर का युद्ध, पहला युद्ध, ये जो युद्ध था थानेश्वर का युद्ध था। और 18 के अंदर जो था कनौज का युद्ध, कनौज का युद्ध। ठीक है, और सोमनाथ का युद्ध, सोमनाथ विजय, ये थोड़ी आईएमपी है। सोमनाथ विजय 25 में। सोमनाथ विजय। और 27 के अंदर जो होता है अंतिम अभियान था इनका। ठीक है, इनको अंतिम अभियान ही लिख देता हूं, अंतिम अभियान, अंतिम अभियान था इनका। ठीक है, विजय का, इनकी विजय थी। तो यहाँ पर देखते हैं थानेश्वर का जो युद्ध था, थानेश्वर का युद्ध जो था ये ज़्यादा आईएमपी नहीं है, तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर युद्ध हुआ था, इतना ही आपको याद रखना है। 17 युद्ध याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में अगर पूछ लेता है तो 17वां युद्ध थानेश्वर का युद्ध, चौथा युद्ध जो था थानेश्वर का युद्ध था। तो कनौज का युद्ध था, प्रतिहार गुर्जर राजाओं को हराया था। किसको हराया था? प्रतिहार गुर्जर राजा, प्रतिहार गुर्जर, गुर्जर राजा को हराया। ठीक है, प्रतिहार गुर्जर राजा को हराया था कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध, ये भी राज्यपाल नाम का जो शासक था, राज्यपाल नाम के शासक को हराया था। यहाँ पर सोमनाथ का जो युद्ध था, सोमनाथ का युद्ध मेनली भीम फर्स्ट को हराया था। भीम फर्स्ट, सोमनाथ का युद्ध जो था भीम फर्स्ट को हराया था। सोलंकी चालुक्य राजवंश शामिल था यहाँ पर, उनको हराया था। जो अंतिम अभियान था वो जाटों के खिलाफ लड़ा था। जाट जो जाति होती है, जाटों के खिलाफ अंतिम अभियान था, और उसमें क्या हुआ, इनको विजय हो गई। इतना ही याद रखेंगे तो भी काफी है मेरे हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से, ताकि हम सातों को पढ़ते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा इनका कुछ एक पार्ट रहता है कि इन्होंने दरबार लगाए, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करके इस लेक्चर को फिनिश कर देंगे। तो पहला युद्ध जो लड़ा गया था 1001 के अंदर लड़ा गया था, पेशावर में लड़ा गया था। राज्यपाल राजा का जो आत्महत्या कर ली थी हिंदू शाही वंश के, तो उन्हीं के पुत्र थे आनंदपाल को हराया था। दूसरा युद्ध था 1006 के अंदर मुल्ताना युद्ध किया गया था। मुल्ताना युद्ध में पुनः आनंदपाल को हराया था, क्योंकि पैसा खत्म हो गया और वापस अटैक करके उनसे पैसा ले लिया। सोच लिया कि ये राजा कमजोर है, तो इसी को बार बार अटैक किया जाएगा। बह बहर बेहद का युद्ध, बेहद का युद्ध जो किया गया था, वो भी राज्यपाल आनंदपाल, राज्यपाल के जयपाल के बेटे जो थे उनको हराकर, पुनः उनको हराकर, आनंदपाल को हराकर लूट लिया और चले गए। थानेश्वर का युद्ध आईएमपी है, इसको ज़्यादा ये नहीं डिटेल में करना है कि किससे लड़ा गया था। 1014 के अंदर थानेश्वर का युद्ध लड़ा गया था। 1018 के अंदर कनौज का युद्ध लड़ा गया था। प्रतिहार गुर्जर राजावंश, प्रतिहार गुर्जर राजा थे, उनको हराकर विजय प्राप्त की थी। कनौज छठे नंबर पे जो है कनौज का युद्ध है, सॉरी छठे नंबर पे जो सोमनाथ का युद्ध है, भीमसेन फर्स्ट को हराया था। और 1027 के अंदर अंतिम अभियान जो था जाटों के अगेंस्ट था। ठीक है, ये 7 अभियान जो है हमने इनके पढ़े हैं। थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया मुझे लगता है, क्योंकि हिस्ट्री में घुस के पढ़ना ही अच्छा लगता है, तो हिस्ट्री घुस के पढ़े हैं हम। अंतिम जो देख लेते हैं, इसके बाद में इस लेक्चर को फिनिश करते हैं।
तो यहाँ पर 4 उनके विद्वान थे दरबार के अंदर गजनवी के। 4 विद्वानों के बारे में बताया था। अल बरूनी नाम का एक विद्वान था जिसने एक पुस्तक लिखी थी, किताब अल हिंद। किताब अल हिंद भारत आए थे तब उन्होंने उस पुस्तक को लिखा था। आल बरूनी, इसमें थोड़ा सा स्टेप है। अल बरूनी, अल बरूनी नाम है, बोलने में थोड़ा सा आएगा। अल बरूनी जो थे उन्होंने किस पुस्तक लिखी थी, किताब अल हिंद, जब वो भारत आए थे तब। फिरदोस शाह का भी जिक्र होता है कई कहानियों के अंदर। तो फिरदोस शाह ने एक किताब लिखी थी, शाहनामा। फिरदोस शाह शाहनामा एक किताब लिखी थी। उतबी उतबी नाम का भी एक उनका दरबारी था। और करूर करवी क्रूर करवी क्रूर करवी नाम का भी एक दरबारी कवि था। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मोहम्मद गजनवी हमने आज पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे मोहम्मद घौरी के बारे में। तो यहाँ तक लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से लड़ते रहें, मास्क जरूर लगाएं, हाथ सैनिटाइज करते रहें और वॉश भी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।